तो आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। आज की पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ खास मुद्दों को लेकर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, बहुजन पैगाम देश में, विदेश में, समाज में घटित होने वाली घटनाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और हिम्मत के साथ प्रस्तुत करता है। आप लोगों से गुजारिश है कि बहुजन पैगाम के माध्यम से आने वाली वीडियोस अथवा पोस्टिंग्स जो आती हैं घर घर तक पहुंचाने में आप सहयोग करें, जिसकी वजह से हर नागरिक को जो देश में घटित हो रहा, होता रहा और अब होने जा रहा है उसकी जानकारी मिलती रहे। साथियों, बहुत समय से प्रयास चल रहा है। हमारे महापुरुषों ने इस देश की शासन सत्ता को बहुजनों के हाथ में सौंपने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यदि आप गौर फरमाएं तो 2500 साल पहले से जो हमारा इतिहास है, तथागत बुद्ध के समय से, तो उन्होंने समता का संदेश दिया था, लेकिन समता कायम नहीं हो पाई, समानता कायम नहीं हो पाई, आपसी बंधुत्व, भाईचारा काम नहीं हो पाया। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपना पूरा राजपाट कुर्बान कर दिया और भारत में नहीं पूरे विश्व में समता के आधार पर बुद्ध के मानव कल्याणकारी धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद करीब 2200-2300 साल बाद भारत की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अवतरित हुए। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ और लाइफ के आखिरी दिन तक उन्होंने जो कुर्बानी दी, संघर्ष किया, पूरे विश्व में उसकी कोई मिसाल दूसरी नहीं मिलती। उनका उद्देश्य यही था कि जो इस देश का बहुजन समाज है, जिसमें SC, ST, OBC लोग आते हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग भी आते हैं, वो इस देश को हुक्मरान बनना चाहिए। उसके लिए विभिन्न प्रकार से सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से कार्य किए गए। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब आए, उन्होंने नौकरी छोड़ी और सबसे पहले बामसेफ बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर BSP बनाई और जिंदगी भर उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर बहुजन समाज के सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया। जागरूकता आई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितनी जितनी जागरूकता आती गई, बहुजन समाज के लोग विभिन्न धड़ों में बढ़ते चले गए, जो बहुजन समाज की यूनिटी के लिए घातक सिद्ध हुए। यही कारण है कि जिस पार्टी का माननीय कांशीराम साहब ने उद्घोष किया था, बनाया था, उत्तर प्रदेश में 4 बार उसकी सरकार भी रही। मुलायम सिंह यादव के साथ समझौता हुआ, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होने लगे, मतभेद हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज सब लोगों को दिखाई देता है, ना आप सत्ता में हैं, न ही विपक्ष में। ऐसी स्थिति में यदि बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना है, तो अपनी अपनी युगों को खत्म करते हुए एकजुट होना पड़ेगा। आज देश के हर भाग से आवाज आ रही है
कि वहाँ जो SC/ST के लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे, एट्रोसिटी हो रही हैं। अभी अभी मथुरा से एक वीडियो आया है जिसमें वहाँ एक शुरू कास्ट का लड़का था, उसके हाथ से किसी जाट के घर के सामने पन्नी गिर गई। उसके बाद वो गाली देने लगा। जब विरोध किया गया तो उन लोगों को मारा पीटा गया और उनके घरों पर लिख दिया कि ये घर बिका हुआ है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पता लगा है कि वहाँ जाट समाज के लोग और नाई समाज के लोग जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि वहाँ शुरू कास्ट के लोगों को घर छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्हीं के खिलाफ जाट समाज के लोगों ने FIR करवाई, लोगों को बंद कराया, और जो 15-20 लोग और जो सर्विस में हैं, जो थे भी नहीं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रशासन भी वैसा ही कर रहा है। पूरे देश में एक व्यक्ति ऐसा है जो नजर आता है, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। जहाँ भी कोई बात होती है, चाहे वो SC समाज के लोगों पर हो, OBC पर हो, माइनॉरिटी पर हो, या किसी जनरल पर भी हो, वो वहां पर जाते हैं। जो भी हो सकता किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी लोग क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। 2027 का चुनाव आने वाला है। सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन जहां तक बहुजन समाज का सवाल आता है, आप एकजुट होकर ये चुनाव नहीं लड़े तो आप BJP को जिताने का काम करेंगे। जिसका विरोध करते हैं उसी को जिताने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा। साथियों, मेन बात क्या है? 11 साल हो गए BJP की सरकार है, प्रदेशों में भी है और सेंटर में भी है। किस तरह से BJP मैनेज करती है? सबसे पहले BJP ने आज से 100 साल पहले एक संगठन बनाया था, RSS। अभी तक जिंदा है, जिंदा ही नहीं बल्कि कितना फल फूल गया है। पूरे देश पर हर जगह RSS दिखाई देता है। आप लोगों ने, जो बहुजन समाज के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, कांसीराम साहब को छोड़कर उन्होंने वामसेफ बनाया था, लेकिन बाद में उनके जाने के बाद जो वामसेफ की कार्य प्रणाली थी, कैडर कैंप हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। ये सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ। आज पूरे देश के अंदर RSS के मुकाबले बहुजन समाज का कोई संगठन काम नहीं कर रहा। क्यों? उसके पीछे कोई साथ देने वाली पार्टी नहीं है। BJP RSS को सपोर्ट करती है, RSS BJP को सपोर्ट करता है। आप देख रहे मोहन भागवत जी, कुछ भी नहीं है, ना मिनिस्टर है ना कुछ। उनको इतना पोस्ट दी गई है, सरकारी सुरक्षा दी गई है, जिस पे करोड़ों रुपए हर महीने खर्च होता है। RSS के प्रोग्राम जहाँ होते हैं उन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। पूरे देश में उनके हेडक्वार्टर, सब हेडक्वार्टर बनाए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जहाँ समाज का प्रोग्राम होता है, कोई बहुजन समाज का नेता जाता भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप सबको पता है, सब समझदार हैं, कोई भी नहीं जाता। तो जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, समाज की आवाज़ उठाते हैं, वो केवल अपनी दम पे आवाज़ उठाते हैं। जो राजनीतिक दल हैं, उनका कोई समर्थन नहीं मिलता। तो ये एक नई चीज़ है कि RSS को BJP सपोर्ट करती है, BJP को RSS सपोर्ट करता है। बात बन जाती है। पैसा उनके पास है, साधन उनके पास है, व्यवस्था उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन हमारे पास क्या है? ये सोचने का और उस पर आगे बढ़ने का विषय है। हमारे राजनेताओं को समझना चाहिए और उस पर तुरंत कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, BJP ने, जो BJP की मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है चाहे नेशनल मीडिया है, उसको अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी वजह से वो 24 घंटे BJP का प्रचार करती है, RSS का प्रचार करती है। आप लोग हैं, चाहे सपा है, बसपा है, RJD है, कोई भी पार्टी है बहुजन समाज की,
आप लोगों ने इस तरह की पहले तो कोई मीडिया बनाई नहीं, और जो मीडिया कर्मी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से देश को जागृत कर रहे हैं, बहुजन समाज में जागरूकता ला रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या सहयोग है? किसी तरह का किसी को कोई सहयोग दिखाई नहीं देता, जबकि मीडिया की एक अहम भूमिका है। बीजेपी सहयोग करती है, मोदी जी विदेश में जाते हैं, मीडिया ले जाते हैं, यहाँ पर कोई नेता आता है, उसको करोड़ों अरबों रुपया दिया जाता है, उनको साधन जुटाए जाते हैं, गाड़ियाँ उनके पास हैं, सारी व्यवस्था उनके पास है। हम लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपने बलबूते पर अपने दम पे काम करते हैं, आपका कोई सहयोग नहीं होता। तो मीडिया जब तक आपका सशक्त नहीं होगा, तब तक आपकी आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। नंबर 3, सोशल सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। वो बीजेपी के लोगों ने सामाजिक और रिलीजियस इन दोनों कार्यों को करने के लिए बीजेपी ने और आरएसएस ने बाबाओं की फौज उतार दी है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं। केवल उन्होंने उस तरह का भगवा कपड़े धारण कर लिए हैं और महंत बन गए हैं। महंत के लिए कोई डिग्री नहीं होती। कोई भी आदमी अपने को महंत कहने लगे, कोई भी आदमी को कुछ भी कहने लगे, स्वामी कहने लगे, कुछ भी याद आप जान मठाधीश कहने लगे, उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। कोई नया लड़का है, वो अपने को कुछ भी कहने लगे, उसके लिए न पढ़ाई की जरूरत है न लिखाई की जरूरत है, और वो समाज में मान्य बन जाता है। अभी आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री, जिसकी उम्र 25-26-27 साल की होगी, उसको भारत सरकार ने एक प्लेन द्वारा विदेश भेजा सरकारी खर्चे पर, और वहाँ से आया। पुलिस वाले हैं उसके पैर छू रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। कहाँ रहा लोकतंत्र? इसे लोकतंत्र है? खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल और रिलीजियस काम करने वाले जो लोग बहुजन समाज के हैं, उनके लिए आपने क्या प्रोटेक्शन दिया? बीजेपी तो ये कर रही, सब देख रहे हैं, और कोई कुछ भी आलोचना करने के अलावा कोई उस तरह का कार्य जो बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा है किसी तरीके से। किस तरह से पार्टी मजबूत होगी, किस तरह से बहुजनों की सरकार बनेगी? तो जो बुद्ध के अनुयायी हैं, भिक्षु लोग हैं, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में आज है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? उनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं। संरक्षण की बात छोड़ो, किसी तरह का कोई कॉपरेशन किसी पार्टी से नहीं मिल रहा है जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं। उधर आप देखिए, वो मंदिर बनाते जा रहे हैं, हर जगह मंदिर बना रहे हैं, और जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको प्रोटेक्शन में उन्होंने तनख्वाह भी देना निश्चित कर दिया है। चाहे राजस्थान हो और भी स्टेट है, वो पुजारियों को तनख्वाह दी जाएगी। किसको जाएगी? एक वर्ग विशेष के। अभी आपने देखा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना लखनऊ में, बहुत सारे एकड़ में बना हुआ है। वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, उसका नाम क्यों है भाई? वहाँ किसकी स्टैचू है? श्यामा मुखर्जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, और एक और है। तो वहाँ एक ही जात के लोग 3 उनकी स्टैचू लगाई गई हैं। कोई आने वाला भी नहीं था। सरकारी बसें लगाई गई, वहाँ से लोगों को लोग लाच दे करके वहाँ बुलाया गया कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, गवर्नर जाएंगे, तो वहाँ गए भी। आप क्या कर रहे हैं ऐसी स्थिति में? मुझे याद है जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया, नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल बनाया, और लखनऊ में एक सबसे बड़ा एक मीटिंग करने का, सम्मेलन करने का रमाबाई पार्क बनाया, जो आज लखनऊ की आन बान और शान है। उस पर लोग कहते थे ये पत्थरों वाली सरकार है, मायावती जी की सरकार को पत्थरों वाली, मूर्तियों वाली सरकार है। लेकिन वहाँ तो हर वर्ग के महापुरुष हैं, चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, हर वर्ग के लोग हैं। यहाँ तो 3, एक वर्ग नहीं, एक जाति के लोग हैं। वर्ग में
जैसे श्रवण वर्ग आता है उसमें 3 जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो उसमें तो केवल ब्राह्मण एक जाति के 3 लोग हैं, न कोई ठाकुर है यानी क्षत्रिय नहीं, एक भी नहीं है, और न कोई वैश्य है, एक भी नहीं है, यानी यही महापुरुष रह गए। और ये तीनों आरएसएस के बंदे हैं। जब आरएसएस के बंदे हैं तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्तर कैसे हो सकता है? मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उस समय उन्होंने एक पार्क बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क। आप सबको पता है कि वहाँ पर क्या बनाया क्या नहीं बनाया, उस पर हम जाना नहीं चाहते। तो उन्होंने ओबीसी में ही कम से कम सैकड़ों महापुरुष हुए पैदा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। वही ललन सिंह यादव के नाम पर पार्क क्यों नहीं बनाया गया? कोई किसी तरह का कार्य उनके, क्या उन्होंने देश सेवा नहीं की, समाज सेवा नहीं की, बल्कि जेल भी गए और समाज के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। पेरियार रामास्वामी नायकर के नाम पर क्यों नहीं बनाया गया? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर क्यों नहीं बनाया गया? कहीं कुछ नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया। आगे चल करके कल्चरल कार्यक्रम आप देख रहे सदियों से जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो महाभारत के रूप में हो, रामायण के रूप में हो, रामलीला के रूप में हो, कृष्ण लीला के रूप में हो, सब जो पाखंडी लोग हैं वही उन्हीं के कार्यक्रम चलते हैं और जो अपने को 85% कहते हैं वो देखते हैं। इसका मतलब आपको अपना इतिहास पता नहीं है, उस इतिहास को जानने की ज़रूरत है। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ उस इतिहास को पूरे बहुजन समाज के सामने लाने के लिए। हमने वो कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कल्चरल कार्यक्रम शीघ्र बनेंगे, बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, लेकिन वो बना रहे हैं अपनी कैपेसिटी बना रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या सहयोग है? जबकि वो वोट तो इन्हीं को देते हैं, लेकिन तब भी सरकार नहीं बना पाते, वोट बढ़ जाते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, सरकार बीजेपी की बन जाती है। तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? मेन दोषी तो आप हैं कि आप अपनी ईगो खत्म करके इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ कांसीराम साहब ने कहा था कि जब तक राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी आपको न्याय नहीं मिलेगा। सही बात है। अब राजनीतिक सत्ता कैसे आएगी? राजनीतिक सत्ता के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बशर्ते आप 1-2 चीज़ अपने जहन में नोट कर लें। 545 सीटें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के लिए सारे के सारे, चाहे वो आरजेडी है, चाहे सपा है, बसपा है, सब पार्टियां, साउथ की पार्टियां हैं, वो सब मिल करके ये तय कर लें कि भाई इतनी सीट पर आप लड़ेंगे, इतनी पे हम, इतनी पे हम, इतनी पे हम। 545 में ये 45 सीट भी कांग्रेस या बीजेपी को मिल जाए तो हमको बता देना, क्योंकि 85% आप है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये काम कौन करेगा? ये काम आप नहीं करना है, तभी जाकर के बात बनेगी। और समाज के लोगों को इसके लिए इन राजनीतिक दलों के राजनेताओं को मजबूर भी करना चाहिए, यदि आप देश में बहुजनों की सरकार चाहते हैं। तो अब डेली आप देखते हैं ये सरकार आई तब से एजुकेशन ख़त्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल 5000 यूपी में बंद कर दिए गए, अन्य जगह ये बंद कर दिए गए। तो ये तो सही बात है, एजुकेशन से ही जो बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े थे, आरक्षण मिला था उनको, उसमें लाभ मिला था उनको। एजुकेशन नहीं रहेगी तो गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, और वही ये सरकार चाहती भी है। ऐसी स्थिति में यदि आपको गुलामी की तरफ जाने से अपने बच्चों को, भावी जनरेशन को रोकना है, तो एजुकेशन को संबल बनाना पड़ेगा। हर गांव में कोई बच्चा अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए, सिटी में भी नहीं होना चाहिए, सस्ते स्कूल होने चाहिए। अब सवाल ये, एजुकेशन इतनी महंगी होने जा रही है कि प्राइवेट स्कूल कामयाब हो रहे हैं और उनमें फीस इतनी है कि गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जो सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं उनको दोबारा से संचालन होना चाहिए और उनके लिए बजट होना चाहिए। दूसरी बात ये, उसमें जो टीचर्स हैं उन पर ध्यान रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाए। क्यों? टीचर अपने घर में काम करता है, महीने में 2-4 दिन गया तो गया, तनख्वाह उसे मिलती है। तनख्वाह जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, उस समय हेड मास्टर को 25 रुपये तनख्वाह मिलती थी महीना पे, सहायक अध्यापक को 20 रुपये मिलते थे। आज वो तनख्वाह बढ़ कर के हेड मास्टर को शायद
50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, और यही सहायक अध्यापकों का भी होगा। लेकिन उस समय लोग पढ़ाते थे 20 और 25 रुपये में पढ़ाते थे, आज हजारों रुपए लेकर के भी पढ़ाते नहीं है बच्चों को। इसी वजह से बच्चे सरकारी स्कूल में जाते नहीं हैं। उनकी तनख्वाह रोकी जाए, और यदि अटेंडेंस उनकी नहीं है सही 10 से 4 तक जो भी टाइम होता है नहीं है, उस पर निगरानी की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। तमाम बेरोजगार हैं वो टीचर बनेंगे, उनको मौका मिलेगा, और उनकी छटनी हो जाएगी जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अपने घर पे काम करते हैं, अपनी खेती में काम करते हैं, अथवा नेतागिरी करते हैं और स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते। तब तो हमारी व्यवस्था मजबूत हो पाएगी। ये कमियां मैंने खुद देखी हैं गांव में जाकर के, कि टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं तो कोई कितने बजे आ गया, कोई कितने बजे आ गया। इसके साथ साथ अभी मैंने देखा है हिमाचल प्रदेश में जो मिड डे मील है, वहाँ पर जो SC ST के बच्चे हैं और कुछ OBC के भी जो अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, उनको अलग बैठाला जाता है, बाकी बच्चों को अलग बैठाला जाता है। व्हाट इज दिस? ये तो संविधान का खुल्ला उल्लंघन है, और बाकी सरकार को चाहिए ऐसे टीचरों को और जो प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये गलत बात है। तो एजुकेशन के लिए हमको पहला स्टेप लेना चाहिए। जो बच्चे हमारे हैं, भावी जनरेशन है, एजुकेशन में कहीं पिछड़ ना जाए। साथियों, सबसे बड़ी बात आती है लीगल सिस्टम की। बीजेपी ने हर स्टेट में, हर जिले में अपने सैकड़ों हजारों की संख्या में वकीलों को तैनात किया हुआ है। उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट्स में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं। उदाहरण के तौर पर शायद आप ये समझेंगे कि बार बार सपा बसपा को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई। 4 बार आपकी सरकार रही, 4 बार आपकी रही। आपने समाज के लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए कितने जजों को रिकमेंड किया हाई कोर्ट में नॉमिनेट करने के लिए, कितने वकीलों को सॉलिसिटर बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, कितने वकीलों को? शायद किसी को भी नहीं। तो आपका लीगल प्रोटेक्शन कौन करेगा? आप जो लीगल मैटर्स आते हैं आप उन्हीं के पास जाते हैं और उनको मनमाना पैसा देते हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे और कोई हो। जेठमलानी तो खत्म हो गए, और भी तमाम दुनिया भर के हैं। उसमें जो बहुजन समाज के एडवोकेट्स हैं, SC ST और OBC के और माइनॉरिटी के लॉयर्स हैं, उनको आप कुछ नहीं, उनकी अहमियत नहीं समझते। इसकी वजह से आपकी ठीक ढंग से पैरवी नहीं हो पाती और केस भी आपके हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में चाहूँगा कि जो हमारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज के पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि जो लीगल तरीके से हमको डिफेंड करने का, और आपको ही नहीं पूरे समाज को डिफेंड करने का काम करते हैं, तो उन लॉयर्स को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो खुलेआम निर्भीक होकर के पूरी ताकत से आपकी पैरवी कर सकें। तो लीगल सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। बीजेपी कर रही है, आपको शिक्षा लेना चाहिए कि बीजेपी क्या क्या काम कर रही है। देखिए, मीडिया का हमने काम बताया, मीडिया में बीजेपी ने सब खरीद लिया। मीडिया बीजेपी का प्रचार करता है। सोशल में जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं अनाम शनाम उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, पुलिस भी उनका साथ देती है। आपकी तरफ से कुछ नहीं होता। कल्चरल में भी वो जहाँ पर 1 हफ्ते रामलीला होगी, 2 हफ्ते रामलीला होगी, महीने में ये होगा वो होगा, हजारों प्रोग्राम चलते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल में उन्होंने जब चुनाव आते हैं तो हम सब हिंदू भाई भाई हैं, जाति भांति की करो विदाई। लेकिन जब मारपीट की नौबत आती है तो मथुरा कांड देख लो, कहीं का किसी जिले का देख लो, रोज होती हैं। अभी 2 दिन पहले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का स्टेटमेंट सुन रहा था कि आप कोई दलित नहीं है, कोई OBC नहीं है और कोई सवर्ण नहीं है, सब हिंदू हैं और हिंदू का हम प्रोटेक्शन करेंगे। अरे भाई, कभी किसी दलित के घर खाना खाने आप गए हैं, या अपनी कोठी पे किसी दलित को बुलाया है, किसी OBC वाले को बुलाया है, या उसकी ब्याह शादी में कोई मदद किए गए हैं, या सवर्णों में, SC ST में, OBC में विवाह संबंध की स्थापना के लिए कोई काम किया है? अभी संतोष वर्मा जी IAS का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने क्या गलत किया? अरे भाई, जब तक ये बात सही है, काशीराम साहब ने भी कहा था और बाबा साहब ने भी कहा था कि स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट ए स्टेबल कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। भारत को स्वराज मिलने का कोई महत्व नहीं
जब तक के यहाँ जात भी समाज की स्थापना नहीं हो जाती। तो भाई संतोष वर्मा ने कह दिया, वो कहने का तरीका दूसरा था, लेकिन बात वही है, जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण तब तक रहेगा किसी हालत में। भाई एक IAS और है मीनाक्षी, उन्होंने कुछ कह दिया, उनके पीछे पड़ गए हैं। टीना डाबी, उनके पीछे, क्योंकि वो एक मेरिटोरियस लेडी है, IAS है, उनके पीछे पड़े हुए। तो व्हाट इज दिस? तो मैं पूछना चाहूँगा भाई राजा भैया से, धीरेन्द्र शास्त्री से, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, पता नहीं शास्त्री उपाधि उसे कौन दे देता है फ्री फंड में, जिसका शंकराचार्य लोग भी विरोध करते हैं कि कैसा शास्त्री हो गया है, हनुमान के नाम पर लोगों को ठगता है, दुनिया का पैसा इकट्ठा किया, अनाप शनाप पैसा किया हुआ। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के, अपने को उसको अपना छोटा भाई ट्रीट करते हैं। इसकी वजह से कोई एक्शन नहीं हो पाता कहीं किसी तरह के, चाहे कुछ भी होता रहे। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा कहने का मतलब ये है कि उन सब लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। हमारे लोग जो काम करते हैं, चाहे वो मीडिया में करें, चाहे सोशल काम करें, कल्चरल काम करें, अपनी दम पर करते हैं, उनको राजनीतिक तरीके से न संरक्षण मिलता है न सपोर्ट मिलता है। अब रिलीजियस बात रही, लोग कहते हैं, हम डेली सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि भाई वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो खैर कभी बन ही नहीं सकता। ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश अम्बेडकर का है, पेरियार का है, ललन सिंह यादव का है, कर्पूर सिंह ठाकुर का है, बिरसा मुंडा का है, झलकारी बाई का है, फूलन देवी का है, तमाम संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे का है। तो ये हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, वो फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले, साहूजी महाराज आदि सभी वर्गों के महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं। भाई ये उनका देश है, और उनका देश को एक धागे में पुराने वाला तथागत गौतम बुद्ध का मानव कल्याणकारी धर्म है। ये देश बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए, बौद्ध की विचारधारा पूरे घर घर तक जानी चाहिए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहीं प्रोग्राम में भी नहीं जाते। यदि किसी लीडर को बुलाया जाए, पता नहीं उसको क्या एलर्जी हो जाती है, वो सामाजिक कार्यों में भी नहीं जाता, मना कर देता है। तो केवल अपनी पार्टी चलाने से तो बात बनेगी नहीं, समाज को साथ लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप सत्ता में आ पाएंगे। साथियों, जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा और जब तक आप हिंदू हिंदू बने रहेंगे, तब तक आप पिटते रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा, आपको दलित समझा जाएगा, आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाएगी, शिक्षा से आपको रोक दिया जाएगा। इसलिए यदि बराबरी का हक पाना है, हर क्षेत्र में विकास करना है, तो बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के मिशन को, बाबा साहब के विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इस देश में मनुवाद और अम्बेडकरवाद साथ साथ नहीं चल सकते, धर्म और राजनीति साथ साथ नहीं चल सकते। जो बीजेपी है धर्म की राजनीति करती है और उसमें अपना उल्लू सीधा कर लेती है। उसके साथ एक पावर भी है, ईवीएम। जब तक ईवीएम नहीं थी, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। उसके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते थे। यदि आज ईवीएम हट जाए, वही पोजीशन फिर हो जाएगी। दूसरा, चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में रहता है। जुडिशरी पर भी वो हाथ लगाए है, किसी तरीके से जुडिशरी भी उसके हाथ में आ जाए। तो कुछ जज हैं, उसकी विचारधारा के जो जज हैं, वो भी उस दिशा में काम करने लगे हैं। अभी बहराइच में एक जज ने जो फैसला दिया, 10 आदमी को आजीवन कारावास दिया और 1 को सजाए मौत, वो मनुस्मृति के आधार पर दिया। जुडिशरी भी यदि इस तरह से काम करने लगी, क्या होगा समाज का, क्या होगा देश का? कहाँ जाएंगे लोग न्याय मांगने के लिए? पुलिस तो समर्थन कर ही रही है उनका, पुलिस के बल पर ये शासन प्रशासन चला रहे हैं किसी कंडीशन में। अभी देखा आपने, दिल्ली हाई कोर्ट जो पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक था, 2 जजों ने सेंगर को, कुलदीप सिंह सेंगर को का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, उसको सस्पेंड कर दिया और कह दिया कि फाइनल होगा तब देखा जाएगा। फाइनल क्या होगा? बाद में कुछ होने वाला नहीं है। आई नो वेरी वेल, मैं डेली देखता हूँ, हाई कोर्ट भी देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी देखता हूँ। बाद में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, छोड़ दिया जाता है उनको। ऐसी स्थिति में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मतलब रह गया इसका? कोई न कोई संरक्षण तो है। जो पीड़िता है उसका स्टेटमेंट आया हुआ है, उसने कह दिया शायद जजों को कोई पैसे की जरूरत रही होगी, इशारा ही काफ़ी है। तो ये सब कैसे? दूसरी बात, एक जज साहब और हैं, अब वो रिटायर्ड हैं, अब जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, मार्कंडे काटजू साहब। इंग्लैंड में भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, लेकिन कोई बात होती है तो अपनी राय दे देते हैं बगैर मांगे। तो उन्होंने उन जजों के फैसले का समर्थन कर दिया। अब लोग सोच रहे हैं कि शायद उनको भी ये समर्थन करने का, ना समर्थन करने का कुछ न कुछ शायद कोई पारितोषिक मिलता होगा, जिसकी वजह से वो कूद के आ जाते हैं और समर्थन कर देते हैं, चाहे फैसला गलत हो, जैसा ही हो। भावनाओं के आधार पर आधी बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहते, क्यों किसी को शायद बुरा लग जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि पूरे देश में यदि जातिवाद को खत्म करना है तो जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको आपस में हर तरीके के संबंध बराबरी के को देखते हुए करने होंगे। आपस में खान पान एक होना चाहिए, शादी ब्याह एक होना चाहिए, एक दूसरे के सुख में दुख में सम्मिलित होना चाहिए। कहीं कोई किसी पे अत्याचार एट्रोसिटी होती है तो वो ये समझना चाहिए कि मेरे को ही है और उसका साथ देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और मेरी गुजारिश है कि आप इसको घर घर तक पहुँचाने में मदद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहे और देश की समाज की सेवा करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।